है। कांग्रेस की मांग है कि पीएम मोदी की मौजूदगी में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की शुरुआत हो। कांग्रेस ने यह भी मांग की है कि पीएम मोदी को चर्चा की शुरुआत करनी चाहिए। हालांकि सरकार ने अभी इस पर कोई तारीख नहीं बताई। कांग्रेस के सूत्र ये भी आशंका जता रहे हैं कि तारीख बताने से पहले सरकार सदन में अपना बिजनेस करा लेगी। इसलिए पार्टी चाहती है कि सरकार आधिकारिक तौर पर तारीख बताए और लिखित तौर पर बिजनेस में शामिल करे। नीतीश कुमार के बाद कौन? ये सवाल बिहार की सियासत में एक बार फिर उस वक्त खड़ा हो गया जब राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को अपने बेटे निशांत को पार्टी की कमान देने की सलाह दे दी, जिसके बाद बिहार की सियासत में सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया। देखिए इस पर यह रिपोर्ट। बिहार की चुनावी सियासत है या फिर किसी ग्लोब का केंद्र बिंदु, सारे जहां में घूमता है मगर फिर आकर वहीं अपने केंद्र यानी नीतीश कुमार पर टिक जाता है। एक बार फिर बिहार की सियासत नीतीश कुमार के नाम, काम और कमान पर आकर टिक गई है। एक हफ्ते पहले तक बिहार की सियासी फिजाओं में एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, बढ़ते अपराध से बिगड़ी कानून व्यवस्था, सावन में ललन सिंह की मटन पार्टी पर सवार, भ्रष्टाचार और लालू की पारिवारिक कलह के इर्द गिर्द घूम रही थी। लेकिन जब बात बिहार के नेतृत्व की आई तो फिर सियासी सुई घूमकर नीतीश कुमार पर आठी। ऐसा तब हुआ जब राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार को पार्टी की कमान बेटे को सौंपने की सलाह दी है। निशांत के जन्मदिन के मौके पर नीतीश कुमार को यह सलाह दी गई। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि पार्टी और सरकार साथ साथ चलाना नीतीश कुमार के लिए उचित नहीं है। सरकार चलाने का उनका अनुभव लंबा है, लेकिन पार्टी की जवाबदेही को लेकर उन्हें समय रहते ठोस फैसला ले लेना चाहिए। यही नीतीश कुमार और जेडीयू के हित में होगा और फैसला लेने में जितनी देरी होगी उससे पार्टी को उतना ही नुकसान होगा। उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार के सियासत के केंद्र यानी सुशासन बाबू को सलाह दी तो सियासी बयानों की बाढ़ आ गई। बीजेपी ने नीतीश कुमार को बिहार की जरूरत बताया तो जेडीयू ने भरोसेमंद। नीतीश कुमार जी ने अपने सामने अगर बिहार में किसी राजनेता को राजनीतिक प्रशिक्षण दिया है तो उसमें उपेंद्र कुशवाहा जी हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी की ये निजी राय हो सकती है। आज नीतीश कुमार जी के सुपुत्र निशांत का जन्मदिन है। उन्होंने अगर पार्टी को लेकर के अपनी कोई निजी राय दी है तो ये छोटे भाई और बड़े भाई के बीच की बात है। पर एक बात स्पष्ट है, उपेंद्र जी की भी राय इस पर बिल्कुल स्पष्ट है कि बिहार को अभी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व की आवश्यकता है। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी को माननीय नीतीश कुमार जी ने विधायक दल का नेता बनाया, विपक्ष का नेता बनाया, राज्यसभा में नामित किया, तो उन्होंने भी सोशल मीडिया के जरिए अपना सलाह दिया है। सलाह देने का अधिकार उनको है, लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पर सबको भरोसा है और यह सारा लोग जानते हैं। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे वो गांव के अंदर काम करने वाला कार्यकर्ता हो, बूथ आधारित, वो नीतीश कुमार जी के चेहरे को देखकर ही इस पार्टी के झंडे को लगातार उठा रहा है। तो जो भी फैसला वो लेते हैं वो सुगंध के रूप में होता है, दुर्गंध के रूप में नहीं होता है। नीतीश कुमार में बीजेपी को जरूरत तो जेडीयू को भरोसा दिख रहा है, लेकिन बेटे निशांत कुमार को आज भी पिता में आने वाला मुख्यमंत्री ही दिखता है। तो जेडीयू के दिग्गज केसी त्यागी भी 2025 में बिहार में एक बार फिर नीतीश का नेतृत्व ही देख रहे हैं। पिताजी सीएम होंगे, एनडीए की सरकार बनेगी, बहुत अच्छे बहुमत से हम लोग जीतेंगे। मुझे पूरा विश्वास है देश राज्यवासियों पे कि उन्होंने जो 20 साल में काम किया उसका फल वो जरूर देंगे और फिर से पिताजी को भारी बहुमत से जितवाएंगे। पूरा विश्वास है जनता पे। ये लिखा हुआ है कि एनडीए गठबंधन की नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पुणे विजय होगी। विपक्ष के पास न कोई एजेंडा है न कोई कार्यक्रम। चिराग पासवान एनडीए के महत्वपूर्ण नेता हैं।
बिहार को उनकी आवश्यकता है। कोई भी अपराधी संगठित गिरोह ऐसा दुस्साहस करने की सोच नहीं सकता कि श्री चिराग पासवान को छू सके। नीतीश के हर मुंह पर आरजेडी की पैनी नजर है, फिर चाहे कोई उन्हें सलाह दे या फिर कोई उनसे सवाल करे, क्योंकि आरजेडी आज भी मानती है कि सत्ता का रास्ता आज भी नीतीश कुमार ही दिखाएंगे। लिहाजा आरजेडी एक बार फिर बिहार की सियासत को अपराध पर लेकर आना चाहती है। हमारे समझ से अगर उपेंद्र जी को सुझाव देना ही था तो उनको सुझाव ये देना चाहिए था कि अविलंब जो विधि व्यवस्था बिहार में एकदम बद से बदतर हो गई है उसको कैसे सुदृढ़ किया जाए, इस पर अगर सुझाव देते तो हम समझते हैं कि ज़्यादा बढ़िया है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में आएंगे या नहीं, नीतीश अपने बेटे को उत्तराधिकारी बनाएंगे या नहीं, ये सब सियासत की सतह पर कयासों की नाव लेकर तैर रहे हैं, जिनका जवाब या तो सिर्फ नीतीश जानते हैं या फिर वक्त। तो इंतजार कीजिए निशांत और बिहार के भविष्य का। क्या भारी बारिश का कहर, गांव के गांव बने टापू, सड़कों पर आया सैलाब, मोहल्ले डूबी, गलियां डूबी, बांध हुए ओवरफ्लो, डेंजर लेवल नदियां, पहाड़ों पर लैंडस्लाइड। कुदरत के कोहराम की ये तस्वीरें खौफनाक हैं। भारी बारिश का अंजाम कुछ ऐसा दिख रहा है कि हर जगह तबाही का मंजर नजर आने लगा। मैदान हो या पहाड़, हर जगह बर्बादी दिखने लगी है, जिसकी एक तस्वीर हिमाचल प्रदेश के सोलन से आई है, जहां पहाड़ों पर आफत टूटी है। सोलन के वाकना घाट ममलीग रोड पर भयानक लैंडस्लाइड हुआ। सामने आए वीडियो में पहाड़ का एक बहुत बड़ा सा टुकड़ा सड़क पर गिरता हुआ दिखाई दिया, जिससे पूरा सड़क मलबे से भर गया। कुदरत के बरपे इस कहर को देखकर लोग खौफ में हैं। हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश की वजह से जगह जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं। कुल्लू के बालियोल इलाके में भी भयानक लैंडस्लाइड हुआ। सामने आई तस्वीरों में पहाड़ों से मलबा बड़ी तेजी से नीचे गिरता दिखाई दिया। इस मंजर को देखकर आसपास के इलाके में दहशत का माहौल बन गया। उधर ऐसी ही एक हैरान कर देने वाली तस्वीर आई है छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से, जहां एक उफनती नदी में एक बुजुर्ग फंसे दिखाई दिए। काफी देर तक बुजुर्ग लहरों से जंग लड़ते रहे, फिर बड़ी मुश्किल से उन्होंने इस नदी को पार किया। जानकारी के मुताबिक बुजुर्ग किसी काम से बाहर गए थे। लौटते वक्त नदी में तेज बाढ़ आ गई थी। इस बाढ़ के बीच लापरवाही की भी एक तस्वीर आई है गुजरात के बनासकांठा से, जहां अमीरगढ़ तालुका में बनास नदी में पानी का तेज बहाव शुरू हो गया, जिसके बीच से एक ट्रैक्टर सवार गुजरता दिखा। हालांकि इस इलाके में किसी भी खतरे की आशंका को देखते हुए प्रशासन की तरफ से पानी में न जाने की सलाह दी जा चुकी है। सिर्फ मैदानी इलाके ही नहीं बल्कि पहाड़ी इलाकों में भी नदियों का रौद्र रूप दिखाई दे रहा है। उत्तरकाशी में जान जोखिम में डालकर कुछ मजदूर नदी के ऊपर से गुजर रहे बिजली के तारों को ठीक करते दिखाई दिए। नीचे नदी के पानी की तेज धारा थी, बावजूद इसके जान जोखिम में डालकर मजदूरों ने बिजली के तारों को ठीक किया। एक तस्वीर यूपी के झांसी से आई है, जहां मऊ रानीपुर तहसील के रौनी गांव का रास्ता डूब चुका है। रास्ते पर 1-2 फीट नहीं बल्कि 20 से 25 फीट तक पानी भरा है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि लोग रस्सी के सहारे जान जोखिम में डालकर अपने गांव पहुंचते दिखाई दिए हैं। लगभग पानी हमारे घुटने गर्दन के आसपास आ गया, इससे ज़्यादा हम जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। अब आप देखिए, ये देखिए, ये एकमात्र संपर्क मार्ग है जो पिछले गांव वालों का कहना है कि पिछले 19 जून से डूबा हुआ है। यानी कि गांव का संपर्क मुख्यालय से तकरीबन 1 महीने के आसपास समय हो गया है, वो पूरी तरह से
कट चुका है। अब आप समझ सकते हैं कि गर्दन भर पानी में हम इस समय इसलिए मौजूद हैं कि हम दिखाना चाहते हैं कि देखिए किस तरह से गांव वाले पिछले 1 महीने से जान जोखिम में डालकर, अगर किसी को काम पड़ता है मुख्यालय या कहीं और जाना पड़ता है तो केवल एक ही मात्र रास्ता है, कभी इस टायर ट्यूब से या फिर कभी इसी हालात से इसी तरह से चल के जाते हैं। बाढ़ के कोहराम मचाने की तस्वीर बिहार की राजधानी पटना से भी आई है, जहां नदियों ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि किनारे भारी कटान होने लगा। गांव के गांव जलमग्न हो गए, हाईवे पर नदी का पानी आ गया, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। उधर मुंबई में भी भारी बारिश का कहर दिखने लगा है, कई इलाके डूबे नजर आए, लोगों के घरों और दुकानों में पानी घुस गया। भारी बारिश और जल जमाव के चलते अंधेरी सबवे को बंद कर दिया गया है। जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने स्वास्थ्य कारणों को इस्तीफे की वजह बताई। जगदीप धनखड़ 74 साल के हैं और उनका कार्यकाल 10 अगस्त 2027 तक था। इस समय संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं और सत्र के बीच में पद से इस्तीफा देने वाले धनखड़ पहले उपराष्ट्रपति हैं। 2022 में जगदीप धनखड़ ने 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। 6 अगस्त 2022 को हुए उपराष्ट्रपति के चुनाव में धनखड़ ने विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट आल्वा को हराया था। वहीं जगदीप धनखड़ ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजा। राष्ट्रपति को भेजे गए पत्र में उन्होंने लिखा कि स्वास्थ्य की प्राथमिकता और डॉक्टरी सलाह का पालन करते हुए मैं भारत के उपराष्ट्रपति पद से तत्काल प्रभाव से त्यागपत्र दे रहा हूं। पत्र में उन्होंने राष्ट्रपति को उनके सहयोग और सौहार्दपूर्ण संबंधों के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को भी सहयोग के लिए आभार जताया। तो 18 मई 1991 में जन्मे जगदीप धनखड़ जो बेहद ही गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखते थे, झुंझुनू जिले से आते थे। चित्तौड़गढ़ में उन्होंने और गांव के स्कूल से उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली। फिर चित्तौड़गढ़ में सैनिक स्कूल से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। हालांकि एनडीए में भी उनका सिलेक्शन हुआ था लेकिन वो नहीं गए। उसके बाद से इन्होंने लॉ भी किया, लेकिन अब जब 2022 में उपराष्ट्रपति बने तो बीच सफर में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा स्वास्थ्य का हवाला देकर। हालांकि विपक्ष इस पर भी सवाल उठा रहा है कि जब आगे के शेड्यूल तय थे तो अचानक से 1 घंटे में ऐसा क्या होगा, क्योंकि कल आपने देखा कि मानसून सत्र का पहला दिन था। हालांकि जैसे ही मानसून सत्र की शुरुआत हुई हंगामे की भेंट चढ़ी और 12 बजे तक के लिए सेशन को स्थगित किया गया था। लेकिन उन सब के बीच में ये सबसे बड़ी चौंकाने वाली खबर आई जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपना इस्तीफा दिया। कांग्रेस नेताओं ने जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर सवाल कर दिए हैं, यानी कि सरकार पर सवाल उठा दिए हैं। दावा यह किया जा रहा कि सोमवार की शाम कांग्रेस के कई नेता जगदीप धनखड़ से मिले थे। उनसे मिलने वालों में अखिलेश प्रसाद और जयराम रमेश भी शामिल थे। कांग्रेस का दावा कि उस दौरान जगदीप धनखड़ पूरी तरह से स्वस्थ थे। उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की खबर सामने आने के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति का अचानक इस्तीफा जितना चौंकाने वाला है उतना ही अकल्पनीय है। कल शाम करीब 5 बजे तक मैं उनके साथ था, वहां कई और सांसद भी साथ थे और शाम 7:30 बजे मेरी उनसे फोन पर बातचीत भी हुई थी। वहीं विपक्ष के कई दूसरे नेताओं ने धनखड़ के इस्तीफे पर हैरानी जताई है। वो पोस्ट आप देख रहे हैं जयराम रमेश का। कोई भी सत्ता में बैठा हुआ अगर पद छोड़ता है तो उसकी कोई वजह होगी और इतनी गंभीर वजह होगी कि उनको छोड़ना पड़ा या उन्होंने सोचा कि अब वक्त आ गया है मेरी छोड़ने का। तो उस पर हमें स्पेकुलेशन नहीं करना चाहिए। उन्होंने चिट्ठी में साफ लिखा है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है और इसीलिए मैं ये पद को छोड़ रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि हेल्थ के इश्यूज का बीच में आना ये कहीं ना कहीं एक प्रश्नवाचक चिन्ह इस पर लगता है। इस चीज़ को लेकर के ये निश्चित रूप से जो है सरकार के दबाव में दिया गया इस्तीफा नज़र आता। कहीं ना कहीं जो है सरकार ने उनकी किसी बात को लेकर के और उस चीज़ पर मंथन करते हुए इस निर्णय को उन पर थोपा है और ये देश के लिए और लोकतांत्रिक देश के हितों के लिए ठीक नहीं है। लोकतंत्र में इस तरह का निर्णय नहीं होना चाहिए। इस तरह के दबाव जो है इतने बड़े पद के लिए नहीं होने चाहिए। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी उपराष्ट्रपति ने अपने से चला करके इस्तीफा दिया हो। संसद के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। आज भी संसद में हंगामे के आसार हैं। विपक्ष संसद में एसआईआर का मुद्दा उठाएगा।
कांग्रेस सूत्रों के हवाले से भी खबर है कि लोकसभा में अभी गतिरोध के आसार हैं। कांग्रेस की मांग है कि पीएम मोदी की मौजूदगी में ऑपरेशन सिंदूर पर